हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। यार आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो आप लोग के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट। एक चीज याद रखो, जब भी हम कोई भी किताब को पढ़ते हैं तो जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उससे आपको बेसिक आइडिया मिलता है पूरी बुक का। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और ऐसे सारे कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जो चीज आती है वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। इससे पहले एक चीज समझो कि हम पढ़ के आए हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो छोटे लेवल पे डील करती है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है। इंडिविजुअल डिमांड हो गई, इंडिविजुअल सप्लाई हो गई। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे डील नहीं करती, वो बड़े बड़े लेवल पे डील करती है, यानी कि पूरे देश को एक मान के डील करती है। यानी कि हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, इन सबको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो छोटे लेवल पे डील करती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ इंडिविजुअल डिमांड क्या है, तो हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और कोई हमसे पूछेगा कि बताओ एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो हम बताएंगे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली बड़ी लेवल पे होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल इंडिविजुअल लेवल पे होती है। ठीक है। नेशनल इनकम, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, तो आप बोलोगे सर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि नेशनल इनकम क्या है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ना इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोल देते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारा यहाँ पे फोकस रहता है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे ही रहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स में हम इनकम देखते हैं देश की, और देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल देखते हैं। यही दो बेसिक फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के, उसकी इनकम क्या है और वहां पे एम्प्लॉयमेंट कैसा है। नेक्स्ट थिंग वी हैव कि हमने इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। जनरली हम ना इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए, हमारे लिए समझना आसान हो जाए इकोनॉमी को। तो हमने दो सेक्टर में डिवाइड किया यहाँ पे, प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ये कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, और प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हम लोग देखते हैं सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, और रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, कैसे पैसा घूमता है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज घूमते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं एक कंट्री में, वो सब चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो यहाँ पे आपको बताता है कि एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी कि एक प्रोड्यूसर और एक हाउस होल्ड, इन दोनों के बीच में किस चीज का ट्रेडिंग होती है, ऐसे कह सकते हो आप लोग। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हमें पता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड सेक्टर को दे देता है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर तो गुड्स और सर्विसेज चाहिए होंगे, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, कपड़े चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, जो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग सेक्टर में बंदे हैं या जो काम कर रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, वो सब कौन है, वो सब हाउस होल्ड वाले ही तो हैं। चाहे एक कंपनी का मालिक ही क्यों ना, वो भी तो हाउस होल्ड वाला ही है। तो वो अपने पैसे लगाता है एक कंपनी में, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से फ्लो चलता है। सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। हमें पता है कि चार प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं। चार ऐसी चीजें हैं जिससे आप प्रोडक्शन कर सकते हो। एक आपको चाहिए होता है लैंड, एक आपको चाहिए होती है लेबर, एक आपको चाहिए होते हैं पैसे यानी कि कैपिटल, और एक आपको चाहिए होता है एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर जो पैसे लगाए। तो अगर आपके ये चार चीजें हैं तो आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो रियल फ्लो में क्या हुआ, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दिए, और हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, लैंड प्रोवाइड किए, लेबर प्रोवाइड किए, कैपिटल प्रोवाइड किए और एंटरप्राइज प्रोवाइड किया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मनी फ्लो में क्या होता है। देखो, मनी फ्लो में हम बात करते हैं पैसों की, कि पैसे किस तरीके से घूमते हैं इकोनॉमी में। देखो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। तो ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा तो ये किसको बेचेगा, ये बेचेगा हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर इसके बदले क्या देगा, पैसा देगा। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या देगा, पैसा देगा। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, जितने के भी गुड्स और सर्विसेज पे वो पैसे लगाएगा, खर्चा करेगा, वो पैसे देगा वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर कैसे पैसे देता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, क्योंकि वो उससे गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को, जो ये हाउस होल्ड के बंदे हैं,
जो लेबर काम कर रही है हाउस होल्ड की प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, उसको क्या देगा, लेबर को वेजेस देगा। अगर लैंड ले रखी है तो रेंट देगा, और कैपिटल लगाए पैसा लगाया तो इंटरेस्ट देगा, और अगर पैसे लगाने वाला एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चार चीजें मिलती हैं, समझ गए, फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं मैंने। तो इस तरीके से हाउस होल्ड को प्रोड्यूसिंग सेक्टर पैसे देता है। ये मनी फ्लो पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। अब मैंने यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें समझा दी हैं आपको एक साथ, कि फर्म क्या प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को। फर्म यानी कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को, रेंट देता है, वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है, प्रॉफिट देता है। रेंट किस पे देते हैं, लैंड पे देते हैं रेंट, वेजेस पे देते हैं, लेबर को देते हैं वेजेस, इंटरेस्ट किस पे होता है, कैपिटल पे, प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्राइज को जो पैसे लगाता है। हाउस होल्ड क्या किस तरीके से पैसे देती है फर्म को, वो देती है एक्सपेंडिचर, खर्चा जो करती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, इस तरीके से पैसा दिया जाता है। रियल फ्लो की बात करें तो फर्म क्या प्रोवाइड करती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो यहाँ पे दोनों के दोनों बता दी, रियल फ्लो भी बता दिया और मनी फ्लो भी बता दिया। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। नेक्स्ट वी हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, किन किन चीज़ों से डील करती है, और अब हम करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। पहली चीज आती है वो है फैक्टर इनकम। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम्स कॉल्ड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी पैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाती है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज पे जो पैसे कमाते हैं, यानी कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर इनकम। ये बायलेटरल है, टू साइडेड कॉन्सेप्ट है ये। ऑब्वियसली कि अगर एक लेबर है, एक लेबर काम करती है फर्म में, तो फर्म उसको क्या देती है, पैसा देती है काम करने का, और लेबर क्या प्रोवाइड करता है, लेबर उसको अपनी मेहनत यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, बायलेटरल टू साइडेड कॉन्सेप्ट है। और फैक्टर इनकम हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, याद रखना, भूलना मत कभी भी इस चीज को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। जो भी चीज आप मेहनत से कमाते हो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेजेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, नाउ वी हैव ट्रांसफर इनकम। So what is transfer income? Income received without rendering any productive services is known as transfer income. बिना किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करे हुए अगर आपको कहीं से पैसे मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे कि हमें पॉकेट मनी मिलती है अपने घर वालों से, तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है। मेरे पापा ने मेहनत करके पैसे कमाए और वो पैसे उन्होंने मुझे दे दिए, जो पैसे उन्होंने मुझे दिए हैं वो ट्रांसफर इनकम है, और जो उन्होंने कमाए हैं वो फैक्टर इनकम है, याद रखना। ठीक है, गिफ्ट मिल गए हमें या लॉटरी में पैसे जीत लिए, ये सब ट्रांसफर इनकम्स होती हैं। इट इज यूनिलेटरल, वन साइडेड कॉन्सेप्ट है ये, एक ही साइड होता है। अगर आपके पापा आपको पैसे दे रहे हैं इसके बदले ये नहीं वो आपसे मजदूरी कराएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है पैसे, जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है पैसे, उसके पैसे हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिए हैं, उसकी मनी हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर ली है। तो जिसको ट्रांसफर करी है ना उसके भी उस वो वाली हम इनकम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये वाली ऑलरेडी कर चुके हैं, दो दो बार थोड़ा ना करेंगे। अगर सपोज आपके पापा 50,000 महीने कमाते हैं और हमने 50,000 रुपए को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया है, और वो अपने बच्चों को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं सपोज टू बी, तो हम 10-10 हजार रुपए को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम 50,000 को ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर चुके हैं, दो दो बार नहीं करेंगे इंक्लूड। ये तो फिर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो नेशनल इनकम में कभी भी ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई जो स्कूल वगैरह से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया। नेक्स्ट वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स। एक होते हैं करंट ट्रांसफर्स, एक होते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ये वाला, और अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, समझना जरूरी है कि करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं। Current transfers made from the income of the payer and added to the income of the recipient who receive for consumption expenditure are called current transfers. जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना उसके लिए हम यहाँ बात करते हैं, जैसे गिफ्ट हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, जो कि रिकरिंग इन नेचर होती है, जो रेगुलर जो खर्च हो जाते हैं जल्दी, उसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स। ऐसे ट्रांसफर जो जल्दी पैसे खर्च हो जाते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या हो गए, ये इन काइंड होते हैं, इन काइंड होते हैं, और ये ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो जाए,
ये नॉन रिकरिंग है, इरेगुलर इन नेचर है। देखो जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं ना वो रेगुलर होते हैं। जैसे कि एक पेरेंट्स जो है वो आपके ऊपर पैसा लगाएंगे, हर महीने हर दिन भी लगाते हैं, आपके खाने पे, पीने पे, पढ़ाई पे, सब चीज़ें पैसे लगाते हैं ना, तो वो करंट ट्रांसफर्स है। और जो नॉन रिकरिंग जो कभी कभी होते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स, ऐसे समझ सकते हो आप। जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन्स टैक्स, वॉर डैमेजेस, असम में जैसे बाढ़ आ गई थी तो उसमें पैसे लगाए हैं सरकार ने, तो वो कैपिटल ट्रांसफर है। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर्स नॉन रिकरिंग होती है, कभी कभी होती है। करंट ट्रांसफर्स रेगुलर होती है। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है? एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। यार एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज आपके पास है ना उसको हम बोलते हैं स्टॉक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज्योमेट्री में कितने पेन है, आपने बोला सर 5 पेन है, तो वो स्टॉक है। ठीक है, समझ गए स्टॉक क्या हुआ? जो अभी है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी है, बाल्टी भरी हुई है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। बॉटल भरी हुई है, स्टॉक। ज्योमेट्री बॉक्स में 5 पेन है, स्टॉक। इट इज स्टैटिक इन नेचर, ये चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, स्टॉक है क्योंकि ये पड़ा हुआ है। तो देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन स्टॉक, कोई टाइम वाइम की कोई ऐसी बात नहीं होती इसमें। स्टॉक के क्या क्या एग्जांपल्स है? डिस्टेंस हो गया, मनी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो वो स्टॉक है। मनी सप्लाई, वाटर इन टैंक, ये सब क्या है? स्टॉक है। फ्लो क्या होता है? एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग जो पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो। तेरी मंथली इनकम क्या है? फ्लो है ये। बाल्टी भर रही है, फ्लो है ये। इट इज डायनामिक इन नेचर, ये चेंज होता रहता है। जैसे स्पीड हो गई, मनी, वाटर इन रिवर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, स्पीडिंग ऑफ मनी, आप पैसे कमा रहे हो बहुत ज्यादा, वो भी क्या है? फ्लो है। तो फ्लो क्या होता है? जो कि हम पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम हम नोट करते हैं। और स्टॉक क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ टाइम के थ्रू होता है कि अभी कितना है मेरे पास, अभी मेरे पास कितने पैसे हैं, वो स्टॉक है। मैं कितने पैसे महीने में कमाऊंगा, वो फ्लो है। ठीक है, इजी हो गया अब। नाउ वी हैव डोमेस्टिक टेरिटरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? एक कंट्री के पास जो एरिया है, वेदर वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, उस एरिया में वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई कि हम इंडिया में फ्रीली घूम सकते हैं, वेदर वो वाटर के थ्रू हो, लैंड के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो, हम फ्रीली इंडिया में मूव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। जो टेरिटरी, जो एरिया हमारे अंदर आता है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। The above definition is based on the criteria freedom of circulation of persons, goods and capital। इंसान भी घूम सकते हैं, गुड्स भी घूम सकते हैं, कैपिटल भी सर्कुलेट होते हैं फ्री में एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। और इस पूरी कंट्री को कौन कंट्रोल करता है? सरकार कंट्रोल करती है, इसलिए इसको इकोनॉमिक टेरिटरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छे से समझना इस चीज को कि जैसे मैंने बोला कि इंडिया में जो जो चीजें हैं, जो भी चीजें इंडिया में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, चाहे वो दिल्ली है, मुंबई है, या कोई भी स्टेट है, वाटर है, एयर है, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ा जाता है इसमें, कुछ चीजों का हम एक्सेप्शन मानते हैं जो कि हमारे हमारे देश में होने के बावजूद भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है। ये क्या होता है? एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होती है? आपने एयरपोर्ट्स भी देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं, जो बाहर के लोग आते हैं उनको हेल्प करने के लिए होता है। जैसे मैंने बोला कि इंडिया में एक अमेरिकन एम्बेसी है, एक अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, इंडियन एयरपोर्ट पे एक अमेरिकन एम्बेसी है, जो भी अमेरिकन बंदे इंडिया आते हैं उनकी हेल्प करती है वो। तो मैं आपको बताता हूँ कि एम्बेसी क्या करती है। जैसे अगर मैंने बोला ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया है ये, इंडिया है ये, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है डॉट, ये जो डॉट है ये अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया है, अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ये अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिका वालों की है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी तो एक इंडियन एम्बेसी होगी, ये अमेरिका, यहाँ पे एक इंडियन एम्बेसी है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, जो भी हमारी एम्बेसीज बाहर के कंट्रीज में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, और जो किसी और कंट्री की हमारे देश में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। इस तरीके से याद कर लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, वो हमारी बाउंड्री में लाई कर रहा है हमारी कंट्री की, तो हम उसको भी नहीं काउंट करते इसमें, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। सपोज डब्ल्यूएचओ का कोई ऑफिस है इंडिया में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इन लेमन टर्म्स द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन
नेशन इज अंडरस्टूड टू बी टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर। आप ये समझ सकते हो कि जो भी हमारे पास पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो हमारी इकोनॉमिक, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी है। बट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी इज यूज इन अ वाइडर सेंस। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में है, क्या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान का नहीं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। इस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव सिटीजनशिप और नॉर्मल रेसिडेंट। क्या होता है एक कंट्री का? पहले तो सिटीजनशिप समझ लो। सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। सिटीजन मतलब होता है कि आपके पास लीगल राइट है एक कंट्री में रहने का, उसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप। आप जिस कंट्री में पैदा हुए हो उस कंट्री में आपको रहने का यू कैन से लीगल राइट्स हैं आपके पास वहां पे रहने के, उसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजन कैन अराइज इन टू वेज। इंडियन सिटीजनशिप दो तरीके से होती है। एक पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ है ये क्वाइट्स ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप हो गई। अगर आप इंडिया पैदा हुए तो आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, कोई आपको कहीं पे लिखवाने की जरूरत नहीं है। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉज अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन। अगर कोई बंदा है जो इंडिया में नहीं पैदा हुआ, बाहर पैदा हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया उसको इंडिया के सिटीजनशिप देने के लिए, तो वो भी, उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? देखो सिटीजनशिप क्या हो गई, वो तो बाय बर्थ होती है सिटीजनशिप। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अ नॉर्मल रेसिडेंट, ये टी है यहाँ पे, रेसिडेंट, ये हमारे राइटर साहब से कुछ गलती हो गई। अ नॉर्मल रेसिडेंट whether a person or an institution is one whose center of economic interest lies in the economy territory of the country in which he lives। जिस कंट्री में आप रहते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा जिस कंट्री में आप पैदा हुए हो, जिस कंट्री में आप रहते हो या रह रहे हो, एक साल से ज्यादा अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हो, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे लाई करता है, आप वहीं पे खाते हो, पीते हो, खर्च करते हो, सब कुछ वहीं करते हो, पैसे भी वहीं से कमाते हो, एक साल हो गया है तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाते हो, ठीक है। सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहां पे भी आपका लाई करता है एक साल के अंदर अंदर या एक साल से ज्यादा माना जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाते हो। द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, यहाँ को बता दिया है। तो नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। जैसे सपोज आप इंडियन हो और आप अमेरिका में 2 साल से रह रहे हो, तो आप अमेरिका के नॉर्मल रेसिडेंट हो, लेकिन आप सिटीजन कहाँ के हो, इंडिया के, आप हो इंडियन सिटीजन, ठीक है। नाउ वी हैव फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस में बताया था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं ये। फाइनल गुड्स को हम बोलते हैं जो कि हमारे पर्सनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। जैसे कि अगर आप ब्रेड खरीदते हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हो या जैसे मशीनरी वगैरह हो गई, तो फाइनल गुड्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा याद करने में कि फाइनल गुड्स वो होते हैं या तो आप उसको कंज्यूम करने के लिए लेते हो या आप उसको इन्वेस्ट करने के लिए लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपने ब्रेड ली खाने के लिए तो वो फाइनल गुड्स है, आपने जैम ली खाने के लिए वो फाइनल गुड्स है, और आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हो तो भी वो फाइनल गुड्स होती है। जैसे कि आपका कोचिंग सेंटर है, आपने चेयर्स ली वहां के लिए तो वो भी फाइनल गुड्स है, आपने फर्नीचर लिया है वो भी फाइनल गुड्स है, मशीनरी लिया है, बिल्डिंग लिया है, लैंड लिया है, वो सब भी फाइनल गुड्स है। इन अदर वर्ड्स फाइनल गुड्स आर दोज विच रिक्वायर नो फर्दर प्रोसेसिंग। फाइनल गुड्स वो हो गए जिसमें आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करोगे अब, ठीक है, जैसे हैं वैसे ही रहने दोगे और कंज्यूम करोगे उनको, आप आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उससे, उनको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। According to production boundary, if a goods crosses the imaginary line around the production unit and reaches to final consumer, investment made by producer within the imaginary line of production unit is called the final good। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो कि आप प्रोड्यूसर से सीधा खरीद लेते हो और आप उसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं करते हो, आप उसके अपने पास रखते हो, ना बेचते हो ना कुछ करते हो, आपको बेचने का काम नहीं है, आप नॉर्मल उसको यूज करते हो, जब खराब होता है तब बेचते हो, वो बात की बात है। सो फाइनल गुड्स हम दो पर्पज से लेते हैं, पहला कंज्यूम करने के लिए, दूसरा इन्वेस्ट करने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स जो हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं, जैसे कि सेम ब्रेड, देखो ध्यान देखना, अगर सेम ब्रेड, ब्रेड पकोड़े वाला लेगा, एक ब्रेड पकोड़े वाला है जो ब्रेड पकोड़े बेचता है और वो ब्रेड खरीद रहा है, तो उसके लिए ब्रेड क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, ये ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बनाएगा और आगे बेचेगा।
हम हाउस होल्ड्स में नहीं करते ऐसा, हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड से जो भी चीज बनाते हैं खा जाते हैं, तो वो फाइनल गुड्स में इंक्लूड होता है। लेकिन अगर ब्रेड पकौड़े वाला ब्रेड बनाएगा तो क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लोगे। अगर चीनी आप घर में चाय बनाने के लिए ले रहे हो तो फाइनल गुड्स है, और चाय बेचने वाला अगर चीनी ले रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग करके वो आगे बेचेगा। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को दूसरा पार्ट होता है जिसको आप दोबारा बेचने के लिए लेते हो। कई लोगों ना सेकंड हैंड गुड्स का काम होता है, वो चीजें लेते हैं पुरानी, और पुरानी चीजें बेचते हैं, यही काम होता है उनका। तो उसके लिए भी फर्दर प्रोसेसिंग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। In other words, intermediate goods are the ones which require further processing and are not available in the economy for the process of consumption. These goods give indirect satisfaction. इससे आपको indirect satisfaction मिलता है। ठीक है। और फाइनल गुड्स से आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ब्रेड आप घर में खाने के लिए ले रहे हो तो फाइनल गुड्स है, अगर ब्रेड पकौड़े वाला ब्रेड ले रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी हैव डन दिस चैप्टर, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।